नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज एक ऐसा दिन जिसमें हम एक ऐसी शख्सियत को याद करते हैं जिसने कभी पूरे देश के युवाओं में आज़ादी की एक लहर, आज़ादी के लिए लड़ने के लिए एक जज्बा पैदा कर दिया था, जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत की नींव हिला के रख दी। जी हाँ, हम आज याद कर रहे हैं शहीद आज़म भगत सिंह जी को। भगत सिंह जी का आज जन्मदिन है और इस महान शहीद के परिवार से आज उनके पड़पोते हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, सरदार यादविंदर सिंह जी संधू। आपका बहुत बहुत स्वागत है यादविंदर सिंह जी इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया जी। जय हिंद। यादविंदर सिंह जी, सबसे पहले तो आपके परिवार को भी शहीद आज़म भगत सिंह जी की जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि भगत सिंह जी तो पूरे भारत के भगत सिंह थे, हमारे सबके अपने थे और उन्होंने हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान की। तो आज हम सब का फ़र्ज़ बनता है सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि देने का। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहूँगा यादविंदर सिंह जी, भगत सिंह जी के चरित्र के बारे में। आखिर वो, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके बारे में अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, कोई उन्हें वामपंथी कहता है, कोई उनको कुछ कहता है, कोई, हर व्यक्ति ने प्रयास किया कि भगत सिंह जी को अपने तरीके से डिस्क्राइब करने का। लेकिन आपका परिवार और क्योंकि जुड़ा रहा, परिवार की कहानियाँ थीं, तो सबसे पहले तो हम भगत सिंह जी के बारे में, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आप हमें बताइए कि भगत सिंह जी वास्तव में क्या थे और उनका प्रभाव कैसा था। देखिए, अगर आप भगत सिंह जी के बारे में कहें तो वो एक अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है और एक विचारधारा है। और अगर भगत सिंह जी को उनकी जेल डायरी के रूप में जो उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखा या उनके लेखों के रूप से अगर हम पढ़ते हैं या समझते हैं, तो भगत सिंह जी के बारे में जो मैं समझ पाया हूँ अब तक, क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल हाथ की लिखी हुई चीज़ें हैं उनको पढ़ के, तो भगत सिंह जी ना तो राइटिस्ट हैं, ना ही वो लेफ्टिस्ट हैं, वो एक नेशनलिस्ट हैं। यानी वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। और अपनी जेल डायरी में जब वो लिखते हैं कि आई एम अ मैन एंड ऑल दैट इफेक्ट्स मैनकाइंड दैट कंसर्न्स मी, यानी मैं एक मनुष्य हूँ और ऐसी कोई भी चीज जो मानवता को, मनुष्यता को नुकसान पहुंचाती है, मुझे उससे मतलब है और मैं उससे चिंतित होता हूँ। तो उसी में उनका सारा सारांश जो एक व्यक्तित्व का है वो आ जाता है। और जब हम बात भगत सिंह जी की करते हैं तो भगत सिंह जी जैसे जेल के अंदर जब वो थे तो उन्होंने 120-25 से ज्यादा किताबें तो जेल के अंदर रहते हुए ही पढ़ ली थी। तो भगत सिंह जी एक बहुत सारी विचारधाराओं का एक मिश्रण है और वो ऐसा मिश्रण है जिसके बाद वो फ़िल्टर होके एक ऐसा क्रक्स निकालता है जिसमें भारत का क्या भला हो सकता है और हमारी मानवता का क्या भला हो सकता है, वो इस विचारधारा के व्यक्ति हैं। दूसरा, अगर हम बात भगत सिंह जी की करते हैं तो उनकी एक नहीं 4-4, 5-5 पीढ़ियों ने नाइंसाफ़ी के खिलाफ संघर्ष किया है और मुझे खुद व्यक्तिगत बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे परिवार की एक रक्तधारा का हिस्सा हूँ, जिसने इतना बलिदान और इतना सब कुछ देश के लिए, मातृभूमि के लिए किया है। और जैसा आपने कहा कि भगत सिंह जी सभी के हैं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा और दुरुस्त कहा, क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनका वारिस है, हर भारतवासी उनका वारिस है। तो भगत सिंह जी का अगर हम चरित्र देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो उनके जो जीवन काल का समय रहा है, हमें उसमें चाहकर भी कोई व्यक्ति एक गलती भी नहीं निकाल सकता। जो-जो घटनाक्रम उनके जीवन के अंदर हुए हैं, उनसे हमें सिर्फ़ सीख ही मिलती है और आप उनके अंदर कोई त्रुटि या गलती नहीं निकाल सकते। तो यानी बहुत सारी सोचों का, विचारों का भगत सिंह जी एक मिश्रण थे और जैसे मैंने कहा, मानवता की सेवा के लिए और देश के लिए सेवा के लिए, भारत की सेवा के लिए, जिस तरह से उन्होंने हँसते हुए प्राणों की आहुति दी, वो हम सबके आगे मिसाल है। नहीं निकाल पाते क्योंकि भगत सिंह जी ने कई सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरे कहने का मतलब कई सारी सोच पढ़ी हैं। आपके उनके पास हर सिचुएशन का, हर हालात का जो उन्होंने किताबों के माध्यम से, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो हमारा गीता का ज्ञान हो, चाहे वो हमारा गुरुओं का ज्ञान हो, सिख गुरुओं का ज्ञान हो, चाहे वो हमारे महान क्रांतिकारी जो भगत सिंह जी से पहले हमारी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनका ज्ञान हो, या विदेशों में जो क्रांतियाँ हो रही थी, फ्रांस की क्रांति हो रही थी, रशिया की क्रांति हो रही थी, जर्मनी अपने लिए संघर्ष कर रहा था, जैसे अलग-अलग क्रांतिकारियों को पढ़ा उन्होंने और एक मिश्रण बन के
ऐसा एक भगत सिंह यानी क्रांतिकारी भगत सिंह हमारे सामने बिल्कुल। बन के आए। जो क्रांतिकारी भगत सिंह जी के पीछे उनके परिवार की जो एक जिसे कह लीजिए एक महान बलिदान भी रहा, क्योंकि उनके दादा, उनके परदादा, उनकी माता, उनके चाचा, ताऊ जो भी लोग थे वो सब ही स्वतंत्रता के लिए और किसी न किसी ऐसी चीज़ के लिए जो जुल्म के खिलाफ थी आवाज़, वो बन के हमेशा खड़े रहे। तो उनके खून में हमेशा से ही एक जिस तरह से आंदोलन उन्होंने किया, वो आंदोलन हमेशा से उनके खून में था, क्योंकि अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे, गुलामी थी, उसके खिलाफ उनको एक बचपन से ही एक जज्बा था, जैसा कि हम कहानियों में पढ़ते हैं। यादवेंद्र सिंह जी, इसमें मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उनके परिवार से जुड़े हैं। बहुत सारी जो बातें होती हैं उसमें ये बात आती है कि भगत सिंह जी का जन्म जो है पंजाब के खटकड़ कलां में हुआ। कोई कुछ जगहों पर आता है कि पाकिस्तान का चकबंगा, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। तो आपसे जानना चाहेंगे दोनों ही गाँवों से क्या संबंध आपके परिवार का रहा और भगत सिंह जी का क्या संबंध था? कहाँ उनका जन्म हुआ? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक तो भगत सिंह जी की जन्म तिथि को लेके भी कन्फ्यूज़न रहती है और मैं बताता हूँ जैसे आज 28 सितंबर है, यही भगत सिंह जी की जन्म तिथि 28 सितंबर 1907 और जैसे अभी आपने खटखड़ कलां का ज़िक्र किया और भगत सिंह जी का जहाँ जन्म हुआ, उसका भी आपने ज़िक्र किया कि दोनों में क्या है। तो हमारा जो पुश्तैनी घर है, यानी आप कह सकते हैं कि भगत सिंह जी के परिवार का जो पुराना पुश्तैनी घर है, वो है खटखड़ कलां, जो अब डिस्ट्रिक्ट नवांशहर पंजाब में जो जगह है, वहाँ पे हमारा जो पुश्तैनी गाँव है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे जब क्या कहते हैं कि यहाँ के किसानों के लिए और यहाँ पे एक बार प्लेग की बीमारी फैल गई थी इस प्रांत में, तो यहाँ के किसानों को लाहौर में लैलपुर एक जगह थी जिसको आप फैसलाबाद के नाम से जानते हैं। यहाँ के किसान कुछ विस्थापित होके वहाँ भी गए थे। तो यानी भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी, उनके दादा भगत सिंह जी के दादाजी अर्जुन सिंह जी यानी किशन सिंह के पिताजी, उनके दोनों चाचा जी अजीत सिंह जी, स्वर्ण सिंह जी, वो भी इसी खटखड़ कलां गाँव जो हिंदुस्तान में पंजाब है, वहाँ पे रहा करते थे। फिर यहाँ से जब कुछ लोग वहाँ शिफ्ट हुए जिसमें भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी, जब वो लाहौर गए तो लाहौर में जो लैलपुर जगह है वहाँ पे जो चकबंगा आपने कहा, क्योंकि यहीं के गाँव के लोगों ने होता क्या था जैसे यहाँ की जब आप अगर पुराना इतिहास भी देखेंगे भारत का, जहाँ के लोग कहीं नई जगह जाके बसते थे तो वो उसी जगह का नाम भी वही पुराने अपने गाँव के नाम पे ही रख दिया करते थे। तो वो बंगा यहाँ पे भी है जो हमारा हिंदुस्तान का पंजाब है और वो बंगा पंजाब पाकिस्तान में भी है जो पाकिस्तान वाला हिस्से का पंजाब है। तो भगत सिंह जी का जन्म लैलपुर जो पाकिस्तान में है, जो फैसलाबाद के नाम से लाहौर के पास जो चकबंगा गाँव है, भगत सिंह जी का जन्म वहाँ पे हुआ, इस तरह से है। पर जो भगत सिंह जी के चाचा जी, भगत सिंह जी के पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादा जी और जो हमारी पीढ़ियाँ जो चलती आ रही हैं उससे पहले की सरदार फतेह सिंह जी जो महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज में जरनैल हुआ करते थे, यानी सेनापति, उन सबका जन्म खटखड़ कलां में हुआ। तो परिवार का दोनों जगह ही आना-जाना था, इस तरह से है। और भगत सिंह जी का जन्म लाहौर में एक पाकिस्तान में सवाल हुआ। और यादवेंद्र सिंह जी बहुत सारे जगहों पे उठता है। वो सवाल उठता है कि भगत सिंह जी की जो हमने अभी तक रिसर्च की उसके हिसाब से भगत सिंह जी की बहुत कम फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं। एक उनकी 11 साल की है, एक उनकी जेल की फ़ोटोग्राफ है, एक उनकी जिसमें वो हैट डाल के हैं और एक उनकी कॉलेज के ज़माने की फ़ोटोग्राफ है जब उन्होंने कोई एक नाटक किया था, एक प्ले किया था स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर, तो वो लाहौर की फ़ोटोग्राफ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये 4 या 5 फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो भगत सिंह जी को उनको एक जो ड्रेस दी गई है, पहली बात तो ये कि ज़्यादातर जो उनकी जो स्टैचू बनाए गए या फ़ोटोग्राफ्स बनाई गई, उनके अंदर पहले के ज़माने में हैट के साथ दिखाया गया। कुछ समय बाद जो उनकी केसरी या कहें कि पीली पगड़ी के साथ जो है वो उनको दिखाया गया। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि क्या ड्रेस को लेकर उनका वास्तविकता क्या थी? वो किस तरह से कपड़े पहना करते थे, किस तरह से रहा करते थे? क्योंकि जो अगर हम अंग्रेज़ी ड्रेस देखते हैं जिसके अंदर उन्होंने कोट और एक हैट लगा रखा है जो कि उनकी लास्ट की ड्रेस जिसे कह सकते हैं, जो जब उन्होंने जो पुलिस ने उनकी खींची थी फ़ोटो, तो जब वो वेश बदल के भागे थे, तो ये जब चीज़ें जो थीं, इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया गया या वास्तविकता उनकी क्या थी? उनका रहन-सहन कैसा था? वो किस प्रकार से रहा करते थे? जैसा आपने अभी ज़िक्र किया भगत सिंह जी से संबंधित चित्रों का, वो 5 चित्र हैं, 2 उनके बचपन के चित्र हमें देखने को मिलते हैं
और एक पगड़ी वाला चित्र जो आपने कहा उनके कॉलेज के ग्रुप का फ़ोटो है, जिसको देख के उस तरह की लड़ छोड़ के फ़ोटो जो युवा है ऐसी पगड़ी बाँधने का एक सिंबल बनाते हैं। और एक उनका जो मंजे के ऊपर हथकड़ियों वाला फ़ोटो है, वो उनका फर्स्ट टाइम अरेस्ट का फ़ोटो है। और उसके ऊपर उनके जब वो नौजवान भारत सभा और विभिन्न अखबारों में हमारे महान क्रांतिकारियों के बारे में लिखा करते थे, देशवासियों को जगाया करते थे, तब 1927 में उनको सबसे पहली बार एक फर्जी बम केस के अंदर यानी दुशहरा बम कांड का एक आरोप लगा के उनको पकड़ा गया था और अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर 60,000 रुपए उस वक़्त ज़मानत रखी थी। तब उनके पिताजी यानी मेरे परदादा किशन सिंह जी ने फिर वो ज़मानत भर के उनको छुड़ाया था, तो एक वो मंजे वाला फ़ोटो भी उनका ओरिजिनल है। फिर आता है उनका एक हैट वाला फ़ोटो जो काफ़ी प्रचलित है। दरअसल वो हैट वाला फ़ोटो उनका असेंबली में जब उन्होंने बॉम्ब फेंका था, तब का वो चित्र है और वो चित्र फिर अखबारों में भी छपा था। जब उनके केस की प्रोसीडिंग को छापा गया तो उसके बाद वो चित्र काफ़ी पॉपुलर हो गया। उसके बाद जब आपने कहा कि भगत सिंह जी का पीली पगड़ी वाला या केसरी पगड़ी वाली जो बात आप कह रहे हैं, देखिए भगत सिंह जी का हम क्या कह सकते जैसे उनके साथ एक गीत जुड़ा हुआ है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो वो जो गीत है, जैसा हमारे को भगत सिंह जी के जो साथी थे जैसे शिव वर्मा जी, जो आज़ादी के बाद भी चूँकि उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, वो आज़ादी के बाद भी जीवित रहे। यशपाल कपूर जो उनके साथ के साथी थे, जो उस दौर में रहा करते थे उनके साथ जेल की काल कोठरी में, तो उनका जो कहना है या जो हमें तथ्य देखने को मिलते हैं, उस जेल की फ़ोटो देखने को मिलती है। तो भगत सिंह जी का वो तराना जो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था कि मेरा रंग रंग दे बसंती चोला, वो दीवारों पे लिखा करते थे। और बसंती रंग का जो मतलब है वो कुर्बानी का है, बलिदान का है। तो वो एक बसंती रंग एक सिंबल के रूप में किसी ने एक कैलेंडर में पेंट किया है, तो इस वज़ह से वो पॉपुलर हो गया। बाकी तो भगत सिंह जी चाहे वो हैट की फ़ोटो में हो, भगत सिंह जी चाहे पगड़ी के रूप में हो, भगत सिंह जी चाहे पीले रंग की जैसे मैंने आज भी बसंती रंग की पगड़ी बाँधी है, जो हमारे हिंदुस्तानी परंपरा के हिसाब से त्याग का प्रतीक है, तो चाहे इस रंग की पगड़ी में हो, भगत सिंह जी रहेंगे। मेन तो है जो उनका जो साहस था, उससे सीखने की ज़रूरत है और जो जिसकी संघर्ष के लिए वो लड़ रहे थे, यानी मानवता के कल्याण के लिए लड़ रहे थे और जो उन्होंने कहा था कि भई गोरे साहब तो चले जाएँगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएँगे, हालात और खराब हो जाएँगे। तो अब आज़ाद हिंदुस्तान में हर भारतवासी का ये फ़र्ज़ बनता है कि अच्छा हिंदुस्तान हम बनाएँ, जिसके लिए वो भगत सिंह जी कुर्बान हो गए। तो ये सारे घटनाक्रम हैं और जो हैट वाला जो फ़ोटो है मैंने जैसे बताया वो असेंबली का फ़ोटो है और जब भगत सिंह जी ने अपने बाल जब कटाए क्योंकि उन्होंने कहा मैं केस जो कटा रहा हूँ ये तो एक पहली सीढ़ी है। मैं तो देश के लिए गला भी और गर्दन भी कटा सकता हूँ, जो हमें देखने को मिला। उन्होंने हँसते हुए कैसे फांसी का फंदा चूमा और हर भारतवासी के लिए आज भी वो एक मिसाल के रूप में खड़े हैं। तो मेरा तो ये कहना होगा कि भई भगत सिंह जी को पगड़ी या इस तरह के बसंती रंगों में ना देख के बस ये देखना चाहिए कि भगत सिंह होना चाहिए, ताकि समाज को और युवाओं को एक बिल्कुल प्रेरणा दे आपने सकें। सही कहा क्योंकि आज हम देखते हैं कि भगत सिंह जी को कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक विचारधाराओं में बांध के रख दिया है। जो वामपंथी लाल रंग को उनके साथ जोड़ देते हैं भगत सिंह जी को और कहीं कुछ लोग जो हैं उसको इनके जो बसंती पगड़ी है उसको राजनीतिक रूप से दिखाना आरंभ कर देते हैं। जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी राजनीतिक दल हैं वो भी कोशिश करते हैं भगत सिंह जी को अपने राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडों को उनके साथ जोड़ने का। तो ये सब चीज़ें आपको क्या लगता है कि क्या राजनीतिक रूप से उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए? क्योंकि बहुत वर्षों तक जब कुछ सरकारें ऐसी रहीं जो भगत सिंह जी को जिसे कह लीजिए डाउन प्ले किया गया, लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारी सरकारें हर व्यक्ति का कहना है कि हम भगत सिंह जी की विचारधारा को मानने वाले हैं, हम भगत सिंह जी की तरह के लोग हैं। तो ये सब चीज़ें आज एकदम से शुरू हो गई हैं, लेकिन बहुत साल तक उनको डाउन प्ले किया गया। जो अभी बात की गई कि बहुत सारी सरकारें थी, अभी पंजाब में जो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा है उसका नाम भी भगत सिंह जी के नाम पे रखा गया। तो इस तरह की चीज़ें लेकर एक तरह से राजनीतिक माहौल भी बन चुका है। तो इसको आप और आपका परिवार किस तरह देखता है कि जो ये अब चीज़ हो रही है? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे करंट हालात के हिसाब से जो हमारे खास तौर के पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें वो संख्या ज़्यादा नहीं है पर थोड़ी है, पर उन लोगों के हाथ में सत्ता रहती है, वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाते हैं। जो हमारे राजनेता हैं, उनको भगत सिंह से डर लगता है। जैसे आपने कहा ना पहले उनकी याद नहीं मनाते थे या उनके क्यों नहीं उनकी यानी उनको भगत सिंह तो चाहिए, पर भगत सिंह की नहीं चाहिए, जो भगत सिंह करना चाहते थे या उनकी विचारधारा थी। भगत सिंह जी से वो डरते हैं क्योंकि अगर भगत सिंह जी की बात होगी तो जो व्यक्ति है, वो सवाल करेगा।
भगत सिंह जी ने भी तो क्या किया था, अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के ऊपर सवाल ही तो किया था कि आप कैसे हमारा शोषण कर रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से, शारीरिक रूप से और वैचारिक रूप से और आर्थिक रूप से। तो वो सवाल ही भगत सिंह जी ने पूछ लिए थे। तो मेरे ख्याल से राजनेताओं को वही डर लगता है कि अगर हम भगत सिंह जी के खास तौर के विचारों के ऊपर, वो भगत सिंह जी का फोटो उनको लगाना अच्छा लगता है, यानी वो भगत सिंह तो अच्छा लगता है, पर भगत सिंह की नहीं मानते। यानी भगत सिंह जी जो साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, उसकी नहीं मानते, या मानवता के कल्याण का या भाईचारे की बात करते थे। धर्म जात पात से ऊपर पहले भारतीय होना चाहिए, उसकी वो बात करते थे। उनसे वो लोग भयभीत होते हैं। तो ये गलत लगता है देख के। पर मैं तो यही कहूंगा, हमारे देश के जो नौजवान है या हमारा जो समाज है वो जागृत हो, क्योंकि समाज तो उनको शहीद आजम कहता है। ये तगमा, ये खिताब हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने ही उनको दिया है कि वो शहीद आजम है। शहीद आजम भगत सिंह जी की उनको संज्ञा दी है। तो हमारे जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो उनसे बहुत भयभीत रहते हैं, डरते हैं, क्योंकि अगर भगत सिंह से दोस्ती करा दी या उनके विचारों से दोस्ती करा दी हमारी आने वाली पीढ़ी की या हमारे समाज की, तो वो बहुत भयभीत और सवाल करेंगे कि भाई कोई सरकार अगर कोई नियत नीति ला रही है, कोई पॉलिसी ला रही है, तो उससे खड़े होकर वो सवाल कर लेंगे। तो वो नहीं चाहते कि भाई सवाल करें, और उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि भाई दुनिया यानी हिंदुस्तान के घरों में भगत सिंह जी को अपना बेटा माना जाता है। इस तरह का प्यार और सम्मान दिया जाता है, लोग उनके चित्र लगाते हैं, उनके जन्म दिवस, उनके शहीदी दिवस या कोई ना कहीं किसी कारणवश उनको याद करता है समाज। तो उनकी वो मजबूरी बनी हुई है कि भाई इसी मजबूरी में कि भाई यूथ उनको पसंद करता है, भारतीय समाज उनको पसंद करता है, तो उनके ऊपर वो आयोजन तो करते हैं। वही भगत सिंह तो चाहिए, पर भगत सिंह की नहीं चाहिए, जो उनकी भगत सिंह जी की विचारधारा, उससे वो लोग डरते हैं, उससे भागते हैं। तो ये देख के गलत लगता है। पर मैं यही कहूंगा, समाज भी जागे, समाज भी जागे। और एक आपके माध्यम से और बहुत अच्छी चीज मैं लाना चाहूंगा सबके सामने। कई बार जैसे आपने बहुत अच्छा, एक तो उनके जन्म जो स्थान है उसके बारे में आपने कंफर्म किया, उसी तरह मैं कई बार हमें कार्यक्रम करने का मौका मिलता है। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड हमारी संस्था है, ऑल इंडिया शहीद भगत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट करके हमारी संस्था है। हम कार्यक्रम विभिन्न विभिन्न जगहों पे करते हैं। सब लोग भगत सिंह जी से बहुत प्यार करते हैं, पर जब मैं यूथ से उनकी फोटो अपने घरों में लगाते हैं, कुछ तरीके से उनकी जुड़ना चाहते हैं, उनको प्यार करना चाहते हैं, पर जब मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि आपको पता है कि भगत सिंह जी की समाधि कहाँ है, तो सब चुप हो जाते हैं। पता नहीं क्या कारणवश है, उनको बताया नहीं गया या ऐसे मेले या आयोजन नहीं किए गए सरकारों द्वारा जिससे पता चले। और भगत सिंह जी की समाधि भी हिंदुस्तान में ही है। आप लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है, आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ ये बात जन जन तक पहुंचे कि जैसे पंजाब में अटारी बॉर्डर है अमृतसर वाला, ऐसे ही पंजाब में एक बॉर्डर और है हुसैनी वाला, फिरोजपुर। पंजाब की एक और सरहद है जो पाकिस्तान से लगती है। वो जगह है जहाँ पे भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी का अंतिम संस्कार हुआ था। वही वो जगह है जहाँ पे अंग्रेज अंग्रेज भगत सिंह जी और उनके साथियों से इतना डर गए थे कि उनकी लाशों के जब छोटे छोटे टुकड़े किए थे लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर, और एक बोरी के अंदर चुपके से जब लेके भागे थे, तो जो सतलुज नदी जिस किनारे उनका एक मिट्टी का तेल डाल के अंग्रेज जलाना चाह रहे थे, और जब भारतवासी वहां गए, कुछ अवशेषों को अंग्रेज छोड़ के भाग गए, जब अगले दिन उनका संस्कार किया गया, वो जगह हिंदुस्तान में फिरोजपुर हुसैनी वाला है। मैं यही कहना चाहूंगा हर भारतवासी से, हर पेरेंट से, कि एक बार वहां एक तीर्थ स्थल के रूप में वहां जाइए। वहां भगत सिंह जी की आत्मा है, तीनों शहीदों की आत्मा है, उनके खून के रक्त के धारे गिरे हुए हैं। और वहां पे भी एक बार जरूर जाके दर्शन करके आइए कि भगत सिंह जी की समाधि भी हिंदुस्तान में है, नहीं तो कई बार लोग सोचते होंगे शायद पाकिस्तान में। पर आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो भगत सिंह जी के सच्चे चाहने वाले हैं उन तक ये बात पहुंचे कि भगत सिंह जी की समाधि कहाँ है, क्योंकि आज अगर हमें नहीं पता होगा तो 20-25 साल आने वाली पीढ़ी को कौन बताएगा। तो एक बार उस समाधि पे जाइए, वहां पे उनकी माता जी, पंजाब माता विद्यावती जी की भी समाधि है, जो मेरे परदादी हैं। और उनके साथ बीके दत्त जी की भी समाधि वहीं पे है, जिन्होंने भगत सिंह जी के साथ असेंबली में बॉम्ब फेंका था बहरी हुकूमत को जगाने के लिए। तो वहां पे एक बार जीवन काल में जरूर दर्शन करके आए, खुद भी और अपने बच्चों को भी। आज अपने विचार और अपने परिवार के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स को क्लियर किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे विचार होते हैं। आर्य समाज से जुड़ा हुआ भी एक विचार जो है लोगों के मन में रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका जो जनेऊ संस्कार था आर्य समाज की पद्धति के साथ हुआ। हमने बहुत सारी जगहों पर जब उनकी जीवनी है वो भी पढ़ी, तो उसमें भी ये चीज़ आती है। तो ये बात कहाँ से आ जाती है कि वो नास्तिक थे, क्योंकि आर्य समाज ईश्वर में विश्वास करता है। तो ये बात कहाँ से आती है, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसका जवाब आपके सवाल में ही है। आपने जब आर्य समाज कहा, तो आर्य समाज ईश्वर में भी विश्वास करता है, परमात्मा पे भी विश्वास करता है, पर वो अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करता। और आर्य समाज का मूल सिद्धांत, जहां तक मैं समझता हूँ, या हमारे जो हर धर्म के जो मूल सिद्धांत है, वो कर्म के ऊपर आधारित होते हैं।
इंसान कर्म करेगा तभी उसको फल मिलेगा। तो अगर हम भगत सिंह जी का नास्तिक वाला अगर जो कहा जाता है, जो उनका एक लेख बहुत पॉपुलर है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसका भी एक कारण है, उसकी भूमिका और उसकी बैकग्राउंड को समझना होगा। भगत सिंह जी ने ये लेख लिखा था, एक भाई रणधीर सिंह करके हैं, एक फ्रीडम फाइटर थे। वो जब लाहौर की जेल में उनको भी कारावास हुआ, तो भगत सिंह जी ने उनको इच्छा जाहिर करी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। रणधीर सिंह जी एक सिख समाज से आते थे, तो उन्होंने केस और टर्बन रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं भगत सिंह तुमसे नहीं मिलना चाहूंगा, तुमने तो अपने केस कटा दिए, यानी अपने बाल कटा दिए। तो उस एवज में उन्होंने जवाब दिया था कि मैं जो सिख धर्म की जो एक परंपरा है, मैं उसकी परंपरा से ज्यादा जो उसका सिद्धांत है, जो उसका मूल है, उसको मानता हूँ, जिसके मूल में पहले है देश धर्म और अपना बंद बंद कटाना, यानी अपना पुर्जा पुर्जा कटा देना न्याय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, यानी एक मानवता के लिए। तो मैंने तो अभी सिर्फ बाल ही कटाए हैं और मैं वक्त आने पे अपनी मातृभूमि के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हूँ। तब उन्होंने वो एक लिखा था कि आप मुझे इस तरह से कह रहे हो और मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें भी भगत सिंह जी ने यही कहा है कि हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उस एस्से को पढ़ते हैं तो उसमें यही निकल के आता है, भगत सिंह जी ने कहा है कि लोग कह रहे हैं कोई अवतार होगा, अंग्रेजों से लड़ने के लिए कोई अवतार होगा, तो भगत सिंह जी कहते हैं कि कोई अवतार नहीं होगा, हमें खुद ये गुलामी की जंजीरें तोड़नी होगी, हमें खुद अपने आप में योद्धा बनना होगा, अपने आप में संघर्ष करना होगा, कर्म करना होगा। तो जैसे मैंने कहा, हर धर्म का जो सारांश आता है कि कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। तो हम बैठे रहेंगे कि अंग्रेज ऐसे ही चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, और कोई हमें ऊपर से आके आजाद कराएगा, वो ऊपर से नहीं, वो हमारे बीच में से ही आएगा। और वो आया भी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर, कितने सारे क्रांतिकारियों के रूप में वो लोग हमारे बीच में आए भी। उसके अलावा जो आपने आर्य समाज वाली बात करी, देखिए हर माँ बाप का दिल होता है कि उनके बेटे की शादी हो, उसका परिवार बने, और हमारे परिवार की तो 4-5 पीढ़ियों ने संघर्ष, यानी भगत सिंह जी से पहले की भी 3-4 पीढ़ियां संघर्ष करती आ रही थी। जैसे उनके चाचा जी अजीत सिंह जी, उनको 40 साल का देश निकाला दे दिया, क्योंकि उन्होंने पगड़ी संभाले, एक मूवमेंट खड़ा कर दिया था किसानों के लिए, भारतीय किसानों के लिए। उनके चाचा जी स्वरण सिंह जी को कोल्हू के बैल की तरह जेलों में काम कराया गया, यातनाएं दी गई, 23 साल में उनका भी निधन हो गया, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ वो लिखा करते थे। भारत माता सोसाइटी उन्होंने बनाई थी। भगत सिंह जी के स्वयं पिताजी किशन सिंह जी, जो लाला लाजपत राय जी के साथ विभिन्न आजादी के आंदोलनों में शामिल होते थे, अंग्रेजों से लोहा लेते थे, कभी जेल जाते थे, कभी यातनाएं लेते थे। उनके दादाजी अर्जुन सिंह जी, जो उत्तर भारत में, जिनका यज्ञ पवित्र भी महर्षि दयानंद जी ने भी किया, उस समय की एक अंधविश्वास को दूर करने के लिए, आर्य समाज के रूप में साथ में जुड़ने के लिए गदर पार्टी में इन्वॉल्व हुआ करते थे। इसी तरह 5-6 पीढ़ियों का जो इतिहास था, तो माँ बाप का दिल, जैसे मैंने बताया, करुणा से भरा होता है। तो उनको था कि भाई शायद अगर हम भगत सिंह जी की शादी कर देंगे तो वो इस रास्ते से हट जाएंगे और एक जिम्मेवारी के रूप में तो हट जाएंगे। तो भगत सिंह जी ने उसी दौरान जब अपना घर छोड़ के गए कि मैंने शादी नहीं करनी, मेरा तो रास्ता अलग है, मेरा तो मकसद अलग है, मैं अपने परिवार की परंपरा को ही निभा रहा हूँ, तब उन्होंने अपने पत्र में भी यही जिक्र किया कि मेरे यज्ञ पवित्र के समय बाबा जी, यानी दादाजी अर्जुन सिंह जी ने तो मुझे भारत माँ की सेवा के लिए बलिदान कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं अपने पोते को भारत माँ को समर्पित करता हूँ, देश को समर्पित करता हूँ, तो मैं तो वही प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। तो इस तरह का लेटर भी उन्होंने अपने पिताजी को लिखा कि मैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करने जा रहा हूँ। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की नास्तिक वाली जो बात है जोड़ी गई है, मुझे नहीं लगता। और अगर भगत सिंह वाला नास्तिक कहा जाए तो वो तो हर भारतवासी को बनना चाहिए, आज के खासतौर के युग में अंधविश्वास से दूर होने बिल्कुल के लिए। सही आपने कहा। यादविंदर सिंह जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आर्य संदेश टीवी के साथ आपने जुड़ के जो अपने परिवार के बारे में और भगत सिंह जी के बारे में जो जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ऐसे ही, और आगे भी इस परिवार की जो परंपराएं हैं उसको निभाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।